दोस्तों, सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता? सोशल मीडिया ना होता तो कैसे ये दुनिया आगे बढ़ती? कैसे ये दुनिया चलती? ऐसा लोग सोचते हैं। कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। उसमें सोशल मीडिया से नुकसान कितना हुआ, उस कहानी में आपने ये सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसमें सोशल मीडिया से कितना दुनिया को फ़ायदा है और इस टेक्नोलॉजी से कितना ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये कातिल कभी पकड़ा ही नहीं जाता। क्योंकि जितना नाटक वो कातिल कर रहा था और बोले 1 महीने तक पुलिस अधिकारी तक कन्फ्यूज़ रहे कि इस महिला से बातचीत करे तो कैसे करे? क्योंकि वो इतना रोना-धोना कर रही है, वो उसकी हालत ऐसी है ही नहीं कि उस महिला से बातचीत करें। पुलिस को नहीं पता था कि उस महिला ने जिस वक़्त कत्ल हुआ, उस वक़्त कत्ल को लाइव होते हुए देखा। ये पुलिस को नहीं पता था। लेकिन सोशल मीडिया ने उस महिला का जो मुखौटा था, जो चेहरा था, वो ऐसे सामने लेके आया ये सोशल मीडिया कि पूरा जो राज खुला तो पुलिस अधिकारी भी अचंभित रह गए और वहाँ के जो लोग थे, वो भी अचंभित रह गए कि क्या ये महिला ऐसा भी कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बिहार की है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की ये कहानी है और इस कहानी ने पूरे एक तरह से उस इलाके को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि कहानी ही ऐसी है। दरअसल एक व्यक्ति का कत्ल होता है और वो दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति गायब हो जाता है और वो गायब होता है 26 अप्रैल को। वो जो व्यक्ति होता है वो गायब हो जाता है। दरअसल 26 अप्रैल 2024 को एक व्यक्ति गायब हो जाता है जिसका नाम होता है राजेश। जब राजेश गायब होता है तो घर वाले पूछताछ करते हैं, रिश्तेदारों से सबसे पता करते हैं कि राजेश गायब कहाँ हो गया है, कहाँ चला गया है। लेकिन राजेश एक शादी में गया हुआ था तो 1-2 दिन तो घर वाले उतना चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जब राजेश नहीं आता है तो फिर घर वालों की चिंता बढ़ती है और वो पुलिस थाना क्षेत्र, पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में वो जाते हैं और वहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और उसके बाद में फिर पूछताछ करते हैं कि उनका जो भाई है, राजेश का के जो परिवार वाले थे, वो जाते हैं पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में। तो वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये भी होता है कि पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के जो पुलिस वाले होते हैं, वो भेज देते हैं कांटी थाना क्षेत्र में और कांटी थाना क्षेत्र के जो पुलिस वाले होते हैं वो भेज देते हैं पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में। यानी कि पुलिस वाले चक्कर कटवा रहे हैं। जिसका सदस्य घर का गायब हुआ है वो तो गायब हुआ ही है, लेकिन कभी पुलिस वाले जो इस थाना वाले हैं अधिकारी, वो कहते हैं कि उस थाने में जाइए क्योंकि ये हमारे अधिकार में नहीं आता है, और उस थाना क्षेत्र के जो पुलिस वाले वो कहते हैं कि वहाँ जाइए, वो उनके अधिकार में आता है। ऐसे में जो राजेश के जो घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक बड़े अधिकारी से मिलते हैं। उनका नाम होता है सुबोध कुमार और उनसे पूरी कहानी बयां करते हैं। जब पूरी कहानी वो बताते हैं तो सुबोध कुमार जो अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी, बड़े अधिकारी, वो फिर उस केस को अपने हाथ में लेते हैं और जांच पड़ताल उनके स्तर से होती है। जब उनके स्तर से ये जांच पड़ताल होती है तो जो लाश होती है वो मिल जाती है राजेश की, उसके घर से 1 किलोमीटर दूर एक झाड़ियों में पड़ी हुई रहती है। जैसे ही राजेश की लाश के बारे में पता चलता है, उनकी जो राजेश की जो पत्नी है जिसका नाम प्रियंका है, वो इतना रोती है कि 4-4 लोग उसको संभालते हैं, 3-3 लोग उसको संभालते हैं, फिर भी उसका रोना धोना बंद नहीं होता है, क्योंकि उसके पति का कत्ल हुआ था। और कत्ल इतना बेरहमी से हुआ था क्योंकि पूरा जो चेहरा था वो
कुछ दिया गया था और उसके चेहरे की शिनाख्त पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन कपड़े और जूते से राजेश की पहचान की राजेश के घर वाले ने। जब ये पहचान हो गई और पुलिस जब पूछताछ करने आई कि राजेश का कोई दुश्मन जिसने कत्ल किया हो, पत्नी ऐसी हालत में, राजेश की पत्नी ऐसी हालत में थी ही नहीं कि उसकी पत्नी से पूछताछ की जाए, क्योंकि वो बेहोश हो जाती थी, कभी इतना रोती थी, बाहर आ जाती थी। मतलब जो बात थी उसकी राजेश की पत्नी प्रियंका में, इसका अंदाज़ा पूरे गांव के लोग नहीं लगा सकते कि कितना झटका लगा है राजेश की पत्नी को राजेश के मरने पर। ये अंदाज़ा लगा रहे थे उस गांव के लोग। और ये बेतिया गांव का रहने वाला था राजेश। जब ये सब चीज़ें चल रही थी, पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा था। फिर पुलिस वालों, जो कि बड़े अधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने फिर जो प्रियंका का जो मोबाइल था उसकी सर्चिंग की, उसके कॉल डिटेल देखे, और जब उसके कॉल डिटेल संभाले कहीं भी क्लू नहीं मिल पा रहा था, तो जो शक की सुई थी वो प्रियंका पर ही गई, लेकिन प्रियंका से पूछताछ नहीं की गई। अब उसका जो मोबाइल जब खंगाला गया तो जिस वक्त कत्ल हुआ, यानी जिस रात में कत्ल हुआ, उस रात में प्रियंका की उसके जीजा से 17 से 18 बार एक ही समय में बात की गई। अब ये इतना एक सबूत मिला, लेकिन जब प्रियंका से पूछताछ की गई तो प्रियंका ने पहले तो काफ़ी मना किया, लेकिन जिस व्यक्ति से बातचीत की गई उसको भी पुलिस जब उसके पास गई तो वो व्यक्ति मिला नहीं, लेकिन प्रियंका को फिर उठा लिया गया। वो बहू जो पूरे गांव में हल्ला मचा रही थी, उस बहू को फिर पुलिस ने उठाया और उठाने के बाद में उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की तो एक ऐसा सच दुनिया के सामने आया जिसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो पकड़ाई थी सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए। अगर मोबाइल ना होता तो राजेश का कातिल कभी पकड़ा ही नहीं जाता। प्रियंका ने जो कहानी बताई वो कहानी ऐसी है कि प्रियंका की बहन है बड़ी और उसका एक जीजा है, और वो जो जीजा है वो भी कांटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और वहीं पे प्रियंका भी पिछले 4 सालों से रह रही थी। प्रियंका ने ये बताया कि उसके जीजा और प्रियंका के में प्रेम संबंध था और फिजिकल रिलेशनशिप था। इस कारण से उसकी बहन को भी ये पूरा पता था, और उसकी बहन ने 1-2 बार खुद की आत्महत्या करने की कोशिश भी की, सिर्फ प्रियंका के कारण, क्योंकि ये कुंवारी थी। लेकिन प्रियंका और उसके जीजा ने एक रास्ता निकाला, और ये रास्ता ऐसा था कि प्रियंका की शादी की जाए तो ऐसे लड़के से की जाए जो गांव में ना रहता हो, जो बाहर रहता हो, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर ऐसी जगह पे रहता हो, उससे शादी की जाए, और वो बिहार में कभी कभी आता हो। अब ये प्लान बनाया प्रियंका ने और उसके जीजा ने, क्योंकि दोनों में प्रेम संबंध था, दोनों पिछले 4 सालों से एक ही जगह पर रह रहे थे, उसकी बहन के सामने रह रहे थे, और उसकी बहन को सब कुछ पता था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अब ऐसे में जब शादी हुई तो राजेश की तलाश की गई, और राजेश मुंबई में दवाई का इसका कारोबार था और ये मुंबई में ही रहता था। लेकिन जीजा और साली ने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। शादी 7 अप्रैल को ये शादी हुई थी, और 7 अप्रैल को 26 अप्रैल 7 अप्रैल मार्च, शादी 7 मार्च 2024 को हुई थी, यानी शादी को 1 महीने भी नहीं हुए थे, और प्रियंका उसके पति के घर पर ही थी। लेकिन एक दिन उसका जीजा गया, क्योंकि वो जो शादी थी वो पूरी शादी उसके जीजा ने ही की थी और पूरे प्लान के मुताबिक की थी, ऐसा प्रियंका ने बताया। जब प्रियंका ने ये सारी चीज़ें कबूल कर ली तो उसने बताया कि राजेश को शक हो गया था कि उसका प्रेम संबंध है उसके ही जीजा से, क्योंकि लेने खुद उसका जीजा गया। जब पहली बार प्रियंका उसके घर पे आई तो जीजा उसके
उसको लेने के लिए गया। लेकिन 1-2 दिनों के बाद जब राजेश उसकी पत्नी को लेने के लिए उसके प्रियंका के की बहन के घर पे गया, तो वहाँ पर नज़ारा देखकर राजेश के भी आंखें फट गई। उसने वहाँ पर देखा कि प्रियंका जैसी वहाँ पर दिख रही थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसके जो हाव भाव है उसके जीजा के साथ वो पूरे खुले हुए हैं, और कुछ और भी उसने देखा और उसको पूरा शक हुआ। इस बीच में उनका जो झगड़ा है वो वहीं पर हो गया, राजेश की जो पत्नी है उसके जीजा के घर पे। जब ये झगड़ा हो गया तो प्रियंका को लेकर राजेश उसके घर पे आ गया, और उसी बीच में प्रियंका और उसके जीजा ने एक प्लान बनाया। और प्लान बनाया, शंभुनाथ उसके जीजा का नाम था। शंभुनाथ और प्रियंका ने मिलकर एक प्लान बनाया कि प्रियंका का जो पति है जिसका नाम राजेश है उसको रास्ते से हटा दिया जाए। और एक शादी थी, उस शादी समारोह में राजेश भी जाने वाला था। उसी दिन का प्लान बनाया गया, और जब मुजफ्फरपुर में जब ये शादी थी तो वहाँ पर बीच में ही राजेश को फ़ोन किया प्रियंका के जीजा शंभुनाथ ने, और बीच में से ही उठा लिया। और बीच में से उठाने के बाद में जहाँ पर राजेश का घर था उससे 1 किलोमीटर दूर उसको राजेश को लेकर गया शंभू। और जिस वक्त उसका कत्ल किया उस वक्त प्रियंका ने कॉल किया, और कॉल ये किया कि वो उसके पति का कत्ल होते हुए लाइव देखना चाहती है। शंभू ने जब कत्ल किया उस वक्त वो लाइव कत्ल दिखा रहा था उसकी साली को, यानी उसकी आधी घरवाली भी आप बोल सकते हैं। प्रियंका को वो बता रहा था, और उस वक्त प्रियंका ने ये कहा कि उसके पति का जो प्राइवेट पार्ट है उसको कुछ दिया जाए। तो शंभुनाथ ने पूरा का पूरा शरीर ही कुचल डाला। और उसके बाद में प्रियंका को तो सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन जब पता चला कि राजेश गायब हो गया है दुनिया के सामने, जब ये सामने आई तो वो उसी वक्त से ही रोना धोना शुरू कर दिया। इतना नाटक करने लगी, इतना नाटक करने लगी कि गांव वाले और पुलिस अधिकारी सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि इस महिला से पूछताछ की कैसे की जाए। लेकिन जब पूरी सच्चाई सामने आई तो प्रियंका को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसका जो जीजा है शंभुनाथ वो अभी भी फरार बताया जा रहा है, अभी पकड़ा नहीं गया है। लेकिन अगर ये सोशल मीडिया ना होता, यानी ये मोबाइल ना होता, तो शंभुनाथ और प्रियंका की कहानी कभी सामने ही नहीं आती, ना ही कातिल राजेश का कातिल पकड़ा जाता, ये कहानी सामने ही ना आती। तो सोशल मीडिया का एक ये फ़ायदा है कि आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ की लोकेशन समझ में आ जाती है, आप किससे बातचीत कर रहे हैं ये भी समझ में आ जाता है। इसलिए सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, अगर आप उसका यूज सही से करेंगे तो ये बहुत फ़ायदा देगा, लेकिन अगर आप इसका मिसयूज करेंगे तो तुरंत पकड़े भी जाएंगे। तो दोस्तों, एक ऐसी कहानी मैंने आपको सुनाई जो कि सोशल मीडिया से वो कातिल पकड़ा गया, उसकी पत्नी पकड़ी गई, लेकिन सोशल मीडिया ना होता तो शायद वो उसकी पत्नी ना पकड़ी जाती। तो इस वीडियो को, इस कहानी को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार आपके घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।